स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 2 और लेक्चर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 13, हाउ वी कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आंसर, द मैथमेटिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड to describe the motion of objects. These mathematical quantities are divided into two categories. Number 1, scalars. Number 2, vectors. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया है कि आप किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह बयान करते हैं। तो हम लोग किसी भी चीज़ की मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं। जब हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, तो उनको दो कैटेगरीज के अंदर बयान किया जा सकता है, स्केलर्स के अंदर या वेक्टर्स के अंदर। क्वेश्चन 14, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है। आंसर, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स, किसी भी क्वांटिटी या किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड से मुराद ये है, इट्स न्यूमेरिक वैल्यू, उसकी गिनती वाली वैल्यू, विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट, और उसके साथ कोई ना कोई यूनिट हो। एग्जाम्पल, इन 2.5 kg द 2.5 इज न्यूमेरिक। ये जो बच्चों 2.5 है, ये गिनती का वर्ड है, तो इसको हम न्यूमेरिक कहेंगे। एंड किलोग्राम इज द यूनिट, और ये जो इसके साथ केजी लिखा हुआ है, किलोग्राम, ये इसका यूनिट है। क्वेश्चन 15, डिफाइन स्केलर्स एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। स्केलर्स को डिफाइन करें और इसकी एग्जांपल दें। आंसर, a quantity that can be completely described by its magnitude only is called scalar. वो क्वांटिटी, वो चीज जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के ही बयान कर सकते हैं, उसको हम स्केलर कहते हैं। एग्जाम्पल, लेंथ, mass, टाइम, स्पीड, वर्क एंड एनर्जी, etc वगैरह वगैरह। क्वेश्चन 16, डिफाइन वेक्टर्स एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। वेक्टर्स को बताएं, डिफाइन करें और उसकी एग्जांपल्स दें। आंसर, अ क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। वो चीज जिसको हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ भी बयान कर सकते हैं, उसको वेक्टर कहते हैं। स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं, और वेक्टर को क्या करते हैं, इसको दो चीजों से डिफाइन करते हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तब जाके हमें पता चलता है कि ये मुकम्मल एक क्वांटिटी हो गई है। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, etc। क्वेश्चन 17, हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। वेक्टर्स को हम किस तरह लिख सकते हैं। आंसर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। वेक्टर्स को बच्चों हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबॉलिकली, नंबर 2 ग्राफिकली। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अ वेक्टर इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय। बच्चों, वेक्टर को अलामत के तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं तीन तरीकों से। नंबर 1, अ बोल्ड लेटर। आप लोग क्या काम करेंगे, जो कोई भी लेटर लिखेंगे ABC का, आप उसको गढ़ा कर दें। बोल्ड का मतलब गढ़ा। सच एज F, ये बच्चों F देखें, गढ़ा लिखा हुआ है। AD, आपने किसी भी वर्ड को या किसी भी लेटर को क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है। नंबर 2, एन एरो ओवर इट्स सिंबल सच एज। अगर बच्चों आप गढ़ा नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, F, A और D के ऊपर एरो लगा दें। ये एरो आपको नजर आ रहा है। नंबर 3, अ बार ओवर द देयर सिंबल्स।
एफ, ए और डी के ऊपर अगर आप एरो नहीं लगाना चाहते तो आप उनके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। Number 2, graphical representation. A vector is graphically represented by a line segment with an arrowhead. आप लोग बच्चों किसी भी एक लाइन के सेगमेंट के साथ, लाइन के एक हिस्से के साथ या किसी भी लाइन के साथ एक वेक्टर को ग्राफ के ऊपर बना सकते हैं। और उसके एक साइड पे बच्चों ये देखें, ये बी पॉइंट के ऊपर क्या नजर आ रहा है? एरोहेड। इन फिगर, ये जो फिगर दी गई है, द लाइन ए बी, ये लाइन ए और बी विद एन एरो हेड एट बी, जिसके बी के ऊपर ये एक एरो हेड नजर आ रहा है, रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी, ये बच्चों एक वी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों देखें यहाँ पे बुक्स के अंदर जहां जहां कोई भी लेटर गाढ़ा लिखा होगा उसका मतलब है ये वेक्टर है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर एरो लगा दिया तो ये वेक्टर की अलामत है, ये भी वेक्टर की अलामत है। द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड। आपने पहले कहा था कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट दो तरीकों से करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे हासिल होगा? अगर आप इस लाइन की लेंथ निकाल लें, इसकी लंबाई निकाल लें, जितनी लंबाई होगी 5 मीटर 4 मीटर, तो उतना उसका मैग्नीट्यूड होगा। वाइल द एरो हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, तो ये जो आप एरो हेड है ये आपको बताएगा कि वेक्टर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। Question 18. Write the names of different terms that are associated with motion. बच्चों जब भी आप किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करते हैं या उसको बताते हैं तो आपने ये बताना है कि किसी भी चीज़ की मोशन को आप किस तरह बयान कर सकते हैं, किन टर्म्स की शक्ल में बयान करते हैं। आंसर, व्हाइल डीलिंग विद मोशन, जब भी हम किसी बॉडी की मोशन को डील कर रहे हैं या डिस्कस करते हैं या उसको बयान करते हैं, वी कम अक्रॉस वेरियस टर्म्स सच एज, हम लोगों को ये चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो जिस्म या को वो ऑब्जेक्ट किस जगह पे है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आपसे कितना दूर है। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किस स्पीड से आपसे दूर जा रहा है या आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन 19, हाउ वी कैन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम किस तरह बता सकते हैं। आंसर, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द प्लेस। बच्चों आपने इससे ऊपर ये पढ़ा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी के लिए हम मोशन को डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने कहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए, पोजीशन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ द प्लेस और पॉइंट, किसी भी जगह की या किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हम पोजीशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, जो किसी न किसी रेफरेंस या हवाला दे के बताते हैं फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से। यानी आप लोग घर में खड़े हैं तो घर में खड़े होके आप लोग स्कूल का की पोजीशन बता सकते हैं, तो आपका ओरिजिन जहाँ पे आप खड़े होते हैं उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन। Example, let a students want to describe the position of his school S. हम मिसाल लेते हैं कि एक बच्चा है, उसने अपने स्कूल की पोजीशन बतानी है फ्रॉम हिज होम, अपने घर से। बच्चों ये बच्चे का हाउस है H और ये उसका स्कूल है। अब बच्चों ये देखिए, ये रोड के साथ साथ आप जाएंगे तो आप स्कूल पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो रोड है ये उसकी पोजीशन नहीं बताता। The position of his school from his home will be represented by a straight line HS. ये जो बच्चों रेड कलर की आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये उस स्कूल की लोकेशन बता रहा है फ्रॉम H to S, जिसकी डायरेक्शन बच्चों, बच्चे की फिंगर जो होगी वो बच्चा घर पे खड़ा होगा तो उसने फिंगर स्कूल की तरफ की है, जिस साइड पे बच्चे की फिंगर होगी उसी साइड पे एरो हेड होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 3।